हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम NTA NET JRF की दृष्टि से आज यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करेंगे। जो इतना टॉपिक दिया है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दिया है 1907 से 1978 ईस्वी इनका जन्म है। अकेले उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में उपन्यास का स्वदेशी ढांचा खोजा। कहने का अर्थ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में भारतीयपन, स्वदेशीपन पूर्ण रूप से झलकता है। कहा जाता है कि आपने यहाँ विदेशी औपन्यासिक ढांचे का आधार पर ही उपन्यास लिखे गए थे। कहने का यहाँ अर्थ है कि हिंदी साहित्य में ऐसा कहा जाता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले जो उपन्यास लिखे गए कहीं न कहीं उसमें विदेशीपन झलकता है। इस दृष्टि से द्विवेदी जी अपवाद सिद्ध होते हैं। स्वदेशी ढांचे को वे ज्यों का त्यों नहीं लेते, उसे युगानी रूप जोड़कर नया बनाते हैं, किंतु उसका मूल स्वरूप जो है स्वदेशी रहता है। इस ढांचे की पड़ताल करते हुए स्वदेशी पर संक्षिप्त विचार कर लेना चाहिए। इसमें संस्कृत साहित्य की कथा, आख्यायिका, परंपरा का मिश्रण है, यानी कल्पना इतिहास का मेल है। तो कहने का अर्थ है कि जो द्विवेदी जी के निबंध रहे हैं, उपन्यास रहे हैं, तो उसमें कल्पना और इतिहास दोनों का मेल रहा है। इसके अंतर्गत किसी जाति या जातीय आख्यान, निजंधरी कथाएं, किंवदंतियाँ, धार्मिक विश्वास, इतिहास, पुराण आदि का समावेश रहता है। बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी द्वारा समाधिस्थ अवस्था में लिखी गई। इस शैली इसमें बाणभट्ट की ग्रहण की गई। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा में जो है शैली बाणभट्ट की ही ली गई, लेकिन उसे जगह जगह तोड़ा गया। तोड़ी हुई स्थान पर द्विवेदी जी ने अपनी शैली को उभारा है। इसके अलावा लय में भी परिवर्तन किया है। बाणभट्ट की गद्य लय एक रूप और उदात्त है, पर द्विवेदी जी समयानुरूप लय को मंद मंथर या क्षिप्र करते चलते हैं। लय के आरोह अवरोह मरोड़ पूरी कथा को क्लासिकल संगीत में बदल देते हैं। बाणभट्ट की कादम्बरी में शारीरिक विरासों का, अनुभवों का, हावों का, अयंतनज का, जड़मा का अधिक प्राचुर्य है। दोस्तों, ये जो आपको पूरा जो टॉपिक है, ये बच्चन सिंह की जो उनकी लिखित इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इससे लिया गया है। तो देखिए, यहाँ कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिनका संभवतः प्रचलन कम ही रहता है हिंदी साहित्य में। जैसे आयतनज, कुछ ऐसे शब्द हैं। तो अभी क्षिप्र, तो इनको आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राचुर्य है, इन शब्दों का प्राचुर्य है, जबकि आत्मकथा में मानस विकारों का, लज्जा का, अभिहितता का, जड़िमा का अधिक प्राचुर्य है। अन्य उपन्यासों में आख्यान का पैटर्न ही अपनाया गया है, किंतु गद्य लय में ऐसा उतार चढ़ाव नहीं है। मुखौटे सभी में है। कहने का अर्थ है कि जो पात्र हैं, तो पात्रों में कहीं ना कहीं द्विवेदी जी का स्वयं का जो कथा कहानी या जो सामग्री है स्वयं की दी हुई है। व्योम के शास्त्री का, अवधूत का, अनामदास का, द्विवेदी जी का पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा ही है। इसे जड़ता की स्पंद चेतना की ओर लाने का काव्यात्मक प्रयास कहा जा सकता है। तो यहाँ द्विवेदी जी का पहला उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका समय क्या है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है? जड़ता से स्पंद चेतना की ओर जाने का काव्यात्मक प्रयास कहा जा सकता है। हर्षकालीन जड़ता पर चोट करने के बहाने वह अपने युग की जड़ता पर प्रहार करता है। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, उसमें किस
किस काल का, किस युग का वर्णन है, तो हर्षकालीन समय का जो है इसमें पूरा वर्णन दिया है। उस समय सारा समाज एक प्रकार से अवरोध में था। भट्टनी, तो ये देखिए जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके ये पात्र हैं। भट्टनी, महामाया, सुचरिता, निपुणिका, बाणभट्ट, विरति वज्र सभी प्रगतिशील हैं। राजनीतिक धर्म संस्कृति तालाब के बंधे जल की तरह स्थिर हैं, गंदले और प्रवाह शून्य है। सोचने का तरीका बंधा हुआ है, धर्म परिपाटी ग्रस्त है, सब लकीर के फकीर हैं। बाणभट्ट ने सोचा, ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रवृत्ति में एक अवश्य अवसाद की जड़मा छाई हुई है। तो यहाँ से देखिए बाणभट्ट ने सोचा, तो यहाँ से यहाँ तक बाणभट्ट के जो है कथन है ये आपको याद रखना है कि ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रवृत्ति में एक अवश्य अवसाद की जड़मा छाई हुई है। उस समय समय पर देश और समाज इस तरह की जड़मा से ग्रस्त हो जाता है और आदमी है कि उस पर चोट करता है, उसे तोड़ता है। तो ये बाणभट्ट का जो कथन है ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं एक काव्य ग्रंथ की, इस काव्य ग्रंथ की जो है तरह इसमें अर्थ में कई स्तर हैं। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा में एक काव्य ग्रंथ की तरह है कई इसमें अर्थ के स्तर हैं। ध्यान से देखने पर उपन्यास का कथामुख और उपसंहार दोनों इसकी संरचना में अनिवार्य अंग हैं। पहले से रचना प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है तो दूसरे से अर्थ के कई स्तर उद्घाटित होते हैं। दीदी ने अपनी चिट्ठी में जिस प्रकार से जिस घिनौने महायुद्ध का उल्लेख किया है उसके परिप्रेक्ष्य में इस नर लोक से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय की तलाश एक दिलचस्प घटना है। इस रागात्मक हृदय को युद्ध के विरुद्ध रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ कुछ हम पंक्तियाँ ले लें कि जैसे एक काव्य ग्रंथ में इस तरह के अर्थ के कई स्तर हैं। तो देखिए नेट जीआरएफ के लिए कहीं से भी कुछ भी पंक्तियाँ उठाकर दे दी जाती हैं। जैसे दीदी ने अपनी चिट्ठी में जिस घिनौने महायुद्ध का उल्लेख किया है उसके परिप्रेक्ष्य में इस नर लोक में किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय है। यहाँ से यहाँ तक पंक्तियाँ दे दी और इसके 4 ऑप्शन दे दिए कि इन पंक्तियों के लेखक कौन है, या ये विचार किसने व्यक्त किए हैं, या किस जो है ऐतिहासिक उपन्यास से ये पंक्तियाँ दी गई हैं किस इतिहास ग्रंथ में। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बना करके दे सकते हैं, इसलिए हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं इस रागात्मक हृदय को युद्ध के विरुद्ध रखा गया। उपसंहार में जिस राधा भाव का उल्लेख किया गया है बाणभट्ट ने उसी भाव को अपने को देखा। इस दृष्टि से देखने पर नई अर्थवत्ता स्फुट होती है। आगे इसमें दिया है कि जीवन की सार्थकता का प्रश्न भी इसमें उठाया है। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा में। विशेष रूप से नारी जीवन की सार्थकता का द्विवेदी जी सुचरिता के माध्यम से ही सार्थक मानते हैं, क्योंकि वह अपने कर्मों को नारायण को समर्पित कर देती है और पति को पाकर गृहस्थ हो जाती है। भट्टनी की सार्थकता आधी है क्योंकि उसे आराधक मिल गया है। प्रश्न है कि निपुणिका, महामाया और बाणभट्ट का जीवन किससे कम सार्थक है। बलात्कार, स्त्रियों का क्रय विक्रय, अशुचि, कूटनीति के संबंध में बाणभट्ट कहता है कि मेरा मन कहता है कि जब तक राज्य रहेंगे पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पौरुष दर्प का मतलब होता है, जैसे 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है पुरुष, वही है जो मेल के लिए है। पौरुष यानी कि जो पुरुष है उसकी पुरुषत्व के लिए यहाँ बताया है। और दर्प का मतलब होता है घमंड, अहंकार। तो पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा।
तब तक यह होता ही रहेगा। यह वक्तव्य राज्य विहीन सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें निर्भीकता का समर्थन और डर का विरोध किया गया है। डरना किसी से नहीं चाहिए, चाहे वह गुरु हो या पिता। सभी विशिष्ट व्यक्ति अंतोगत्वा महसूस करते हैं कि वे सामान्य मनुष्य हैं। विशिष्ट व्यक्ति की प्रेम कथा होते हुए भी वह लोकोन्मुख है। विशिष्ट अवशिष्ट लोक और शास्त्र का द्वंद्व भी इसकी रचना प्रक्रिया का अंग है। आगे हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का अगला उपन्यास है जो पुनर्नवा। तो द्विवेदी जी का अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है। इसकी संरचना का पैटर्न बाणभट्ट की आत्मकथा से भिन्न है। तो कहने का अर्थ है कि इनका जो पुनर्नवा इनका उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा से इसकी जो औपन्यासिक संरचना है वो पूर्णतः अलग है। अन्य पुरुष में लिखा जाने से इसे भिन्न होना ही था। अब महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ये बनता है कि पुनर्नवा यदि प्रश्न आ जाए कि द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास है जो अन्य पुरुष में लिखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्नवा। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पर यह भारतीय परंपरा का कथा रूप ही है। कथा के सूत्र में तो कई स्थानों में एकत्र हो गए हैं। मृक्ष कटिक से मुल्ला दाऊद के चंदायन से, लोक गाथा लोरिकायन से, किंतु इन सूत्रों की बनावट और बुनावट द्विवेदी जी की है। गप्य की कला में वे अद्वितीय हैं। उपन्यास पौराणिक या मिथकीय गप्य का सृजनात्मक रूप है। जीवन और समाज की समस्याओं से गहरे अर्थों से जुड़ा हुआ है। जिस कालिदासीय लालित का अनुसंधान द्विवेदी जी ने कालिदास की लालित योजना में किया है, उसका व्यावहारिक पक्ष उस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भावानुप्रवेश भी है और अन्यथाकरण भी। कथा सूत्रों की विनियोजना से अन्यथाकरण प्रणाली का सुंदर उपयोग हुआ है। यही पुनर्नवा है। पुनः नई होकर ही कोई नई रचना कृति बनती है। वे साहित्य और कला के पाठक की साझेदारी अनिवार्य मानते हैं। यही भावानुप्रवेश है। तो यहाँ जो बच्चन सिंह ने आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध उपन्यास है, तो उपन्यासों का उन्होंने कहीं ना कहीं एक आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे साहित्य और कला में पाठक की साझेदारी अनिवार्य मानते हैं। यही भावानुप्रवेश है। वे साहित्य को समाज का उत्पादन और समाज को आगे ले जाने वाला मानते हैं। साहित्य तैयार माल नहीं है, वह इतिहास में पैदा होता है और इतिहास को बनाता है। तो देखिए कुछ यहाँ पर कथन है बच्चन सिंह के, क्या कि साहित्य तैयार माल नहीं है, वह इतिहास में पैदा होता है और इतिहास को बनाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के सामंत लोरिक पुनर्नवा के नायक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के सामंत लोरिक पुनर्नवा के नायक हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो लोरिक है वो किसका, पुनर्नवा उपन्यास का नायक है। इसमें प्रेम को अधिक व्यापक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया। चंद्रा अपने नपुंसक पति को छोड़कर लोरिक का वर्णन करती है। तो यहाँ चंद्रा जो है इसकी मुख्य पात्र है। लोरिक की पत्नी मृणाल, तो यहाँ एक और पुनर्नवा का पात्र यहाँ आ जाता है। ये जितने भी पात्र हैं पुनर्नवा के हों या बाणभट्ट की आत्मकथा के, ये आपको याद रखना है। तो एक तो हो गया लोरिक, चंद्रा, इसके अलावा मृणाल को अपने सेवा भाव से मुग्ध कर लेती है। इसके माध्यम से वह सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों को रेखांकित करती है। उसका कहना है कि अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। उनकी दो अन्य उपन्यास हैं, चारु चंद्र लेख अपने रूप विधान से त्रुटित और अनामदास का पोथा कहरा है। इन सारे उपन्यासों पर कालिदास का पूरा प्रभाव है, विशेष रूप से प्रमाणयंतः करण प्रवृत्त्या का है। ठीक है, तो इतना जो बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में दिया गया है और ये आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तक यदि आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती है। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।